नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अपने पड़ोसियों के हालात बिगड़ते हुए से सावधान करना चाहता हूं, श्रीलंका की याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान के हालात आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात कंगाली के कगार पर खड़े हैं। पाकिस्तान में सियासी बवाल मचा है। आज सुबह सुबह खबर आई कि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को पुलिस बेडरूम से घसीटकर थाने ले गई। उनके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की हुई, उनके लोगों को भी पीटा। शहबाज सरकार कुछ दिन पहले इमरान खान के एक और करीबी को जेल भिजवा चुकी है। कैसे पाकिस्तान में सियासी घमासान मचा है, कैसे इमरान वर्सेस शहबाज शरीफ की लड़ाई तेज हो चुकी है, यह आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। पाकिस्तान के नेता एक दूसरे को पीछे धकेलने में जुटे हैं, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बुरी खबर आई कि आईएमएफ से मिलने वाले जिस कर्ज का पाकिस्तान बेसब्री से इंतजार कर रहा था, फिलहाल आईएमएफ ने उसे टाल दिया है। पाकिस्तानी आवाम का क्या होगा भगवान ही जाने। पाकिस्तान में गंभीर अनाज संकट, गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रही पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा भगवान ही जाने। कैसे एक तरफ पाकिस्तानी आवाम की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे पाकिस्तान के नेताओं के बीच तलखी बढ़ती जा रही है, मैं आपको पाकिस्तान की हर तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। पड़ोसियों की यह हालत हिंदुस्तान को उलट करने वाली है। पाकिस्तान की हालत श्रीलंका की याद दिलाती है। श्रीलंका में जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतर गई, श्रीलंका की जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। श्रीलंका की सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आम जनता ने श्रीलंका के नेताओं को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। राष्ट्रपति आवास को श्रीलंका के आम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। श्रीलंका के बड़े नेताओं को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। कैसे श्रीलंका की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डर दिखाया, कैसे पड़ोसी मुल्कों के बिगड़े हालात हिंदुस्तान को सावधान कर रहे हैं, यह आज आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पाकिस्तान की अजीब सी हालत हो गई है। अगर पाकिस्तान के हालात अभी नहीं संभले तो पाकिस्तान में बहुत बुरा वक्त आ सकता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऐसे आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता वाले हालात हैं, हिंदुस्तान को सावधान रहने के लिए आगाह कर रहे हैं। हिंदुस्तान को अलर्ट रहना होगा। पाकिस्तान की हर हलचल पर हिंदुस्तान को नजर बनाए रखना होगा। एक तरफ पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली का दौर है। पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दिवालिया होने के कगार पर है। पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से निजात मिलने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल सबके लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। बिजली की कटौती पर काम चला रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया था। पाकिस्तान आज उसी दहशतगर्दी की आग में खुद झुलस रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सुरक्षा और शांति बहाली की जिम्मेदारी जिन विभागों पर है
वो आपस में भिड़ रही है। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आईएसआई आमने सामने है। पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान को राह दिखाने की जिम्मेदारी जिन पर है वो आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी घमासान 7वें आसमान पर है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का खेमा आमने सामने है। एक दूसरे को पीछे धकेलने में कोई कोर कसर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुरुवार की सुबह सुबह पाकिस्तान के लोगों को बड़ी खबर मिली कि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी बहुत बुरी तरीके से। देर रात पाकिस्तान की पुलिस से पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी का प्लान तैयार किया गया। इमरान खान की सरकार में सबसे रसूखदार मंत्री जी को बेडरूम से घसीट कर पुलिस जबरन गाड़ी में ले गई और बिठाकर थाने ले गई। उनके नौकर, उनके कर्मचारियों को जमकर पुलिस ने पीटा। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। आप उनका दर्द सुनिए। बदमाशी की है, ये मसले 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट के ऑर्डर भी ये सारे बदमाश हैं। ये घरों में दाखिल हुए हैं, सीढ़ियाँ, इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और जबरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में और ये यहाँ लेके आए। और आज ही जस्टिस नहीं मियाँ ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली। बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा 6 तारीख को आईजी पेश हो और ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान के सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, हर कोई हैरान परेशान है। पाकिस्तान का हर शख्स परेशान है। पाकिस्तान में एक कर इमरान खान के करीबी नेताओं पर गाज गिर रही है। शेख रशीद पर पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयानबाजी करने का भी गंभीर आरोप है। रशीद ने इमरान खान के जरदारी का हाथ बताया था। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री को पाकिस्तान की पुलिस इसके लिए पहले से धमकाती रही, परेशान करती रही। शेख रशीद इसके खिलाफ अदालत में प्रोटेक्शन लेने की कोशिश कर चुके थे। गिरफ्तारी के चंद घंटों पहले उन्होंने बात वीडियो के जरिए पाकिस्तान की आवाम को बताई। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री ने गिरफ्तारी से पहले क्या कुछ कहा था। आप खुद सुनिए। मैंने 2-3 रोज मुख्तलिफ चैनल्स पर यह इंटरव्यू दिए कि इमरान खान को ये नाअहल करना चाहते हैं, ये इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। और आसिफ जरदारी, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि उनकी जान लेना चाहते हैं। इमरान खान की पहले भी जान लेने की कोशिश की गई, ये उससे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आज तारक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में इस्लामाबाद कोर्ट, जो इस्लामाबाद आपारा स्टेशन, जो हर वक्त मुझे थाने में बुला रहा था और गैर कानूनी तौर पर बुला रहा था, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने इस नोटिस को गैर कानूनी करार दिया और उसको मुस्तरद किया, मुअत्तल किया और आईजी को हदायत की कि वो 6 तारीख सोमवार के दिन आए और ये सारे दफात जो लगाई गई हैं ये गैर कानूनी है और सियासी बुनियादों पर लगाई गई हैं और तैयार होकर सवार के दिन जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में पेश हो।
और कुछ दिनों पहले 25 जनवरी को ठीक इसी तरीके से इमरान खान के कद्दावर मंत्री फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पुलिस ने सुबह सुबह लाहौर में उनके घर पर हमला बोला, उन्हें जबरन गिरफ्तार कर इस्लामाबाद ले आई। इमरान खान के पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी चुनाव आयोग के सचिव उमर हमीद की शिकायत पर दर्ज की गई। 24 जनवरी की रात को इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस थाने में चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 25 को मंत्री जी की गिरफ्तारी हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार साफ संकेत दे रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। जब शहबाज सरकार पूर्व गृह मंत्री का यह हाल कर सकती है, इमरान खान के करीबी दिग्गज नेताओं को जबरन सलाखों के पीछे ढकेल सकती है, इमरान खान और उनके समर्थकों को बचकर रहने की भलाई। शहबाज सरकार पर चुनाव के लिए दबाव बनाने के बचने की जरूरत है। अगर इमरान अपनी जिद से बाज नहीं आए तो शहबाज सरकार साफ बता रही है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। एक तरफ पाकिस्तान की राजनीति में भारी उथल पुथल का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ व्यवस्था संभालने वाले भी आपस में भिड़ रहे हैं। पाकिस्तान पुलिस के अधिकारी और जवान दुखी हैं। पाकिस्तान पुलिस का मॉरल डाउन है। पाकिस्तान पुलिस के जवान नाराज हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। पेशावर मस्जिद धमाके के पीछे आईएसआई की साजिश है। पाकिस्तान की एलिट फोर्स के जवान जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 जनवरी को पेशावर के पुलिस लाइंस इलाके में एक मस्जिद में दोपहर 2 बजे के करीब जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था, उसकी वजह से मस्जिद के एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया और इसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो उस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, नमाज अता करने के लिए। इस मसले पर पाकिस्तान की पुलिस और आईएसआई आमने सामने हैं। पेशावर हमले के पीछे पाकिस्तान की आर्मी और खुफिया एजेंसियों की साजिश की बात सामने आ रही है। ऐसे गंभीर आरोप पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल आदिल रजा लगा रहे हैं। उन्होंने यह आशंका जताई है कि कैसे इतनी सुरक्षित जगह पर आतंकी हमला हो सकता है। आदिल रजा का आरोप है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार चुनाव टालने के लिए ऐसे हमले करवाए जा रहे हैं। पहले पेशावर में हमला हुआ, अगले दिन पंजाब में मियावली में हमला हो जाता है और पाकिस्तान आतंक की आग में खुद ही झुलस जाता है। दुनिया जानती है दहशतगर्दों को शरण देने में पाकिस्तान सबसे आगे रहा है। अब यही दहशतगर्द पाकिस्तान को दहला रहे हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान के राजनेता हालात संभलने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के सत्ताधारी दल पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पूर्व आईएसआई प्रमुख मास्टर जनरल फैज हामिद को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया और यह वो बात कही है कि अपनी राजनीति रैलियों में बोल रही है। आप खुद सुनिए मरियम नवाज क्या कह रही है। कल भी एक अंधोनाक वाकया हुआ, दिल हिला देने वाला वाकया हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, जो दहशतगर्दों का हमला हुआ जिसमें सैकड़ों जानें चली गई। मैं इंशाल्लाह जाऊंगी वहां पर। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जिस दहशतगर्दी को नवाज शरीफ ने ज़र्बे अज़्ब लड़कर, रद्दुल फसाद लड़कर, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान ने अपने जानों के नजराने देकर, पुलिस ने अपनी जानों के नजराने देकर जिस दहशतगर्दी जैसे बला से पाकिस्तान की जान छुड़ा दी थी, वो दहशतगर्दी आज पाकिस्तान में जिसने क्यों सर उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ? मैं बताती हूं क्यों हुआ। मैं बताती हूं क्यों हुआ। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। आपको पता होना चाहिए, ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान
खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था, क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर? और क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना, अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ, कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को यह ना देखना पड़ता। पाकिस्तान में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आर्थिक बदहाली से पाकिस्तान की अवाम परेशान है। पाकिस्तान की अवाम एक बोरी आटे के लिए लड़ मर रही है। पाकिस्तान की अवाम आतंकवाद की आग में झुलस भी रही है। बावजूद इसके राजनेता राजनीति से बाज नहीं आ रहे। उनका काम है राजनीति करना। सत्ता के लिए बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। एक दूसरे को तगड़ी चोट पहुंचाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। जब से इमरान खान सत्ता से बाहर हुए हैं, लगातार शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हैं। शहबाज सरकार पर चुनाव करवाने के लिए जोरदार तरीके से दबाव बना रहे हैं। शहबाज सरकार की तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान के हालात देखकर दुनिया परेशान है। अभी दुनिया में श्रीलंका को लड़खड़ाते हुए पूरी दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान के लिए भी ये परेशान करने वाले हालात हैं। पहले एक पड़ोसी श्रीलंका को चीन के कर्जाल में फंसकर तबाह होते पूरी दुनिया ने देखा। अब दूसरा पड़ोसी भी, यानी हिंदुस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान, चीन के कर्जाल में फंसकर कंगाली की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसा कुछ भी होना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी देश में ऐसा होना उसके पड़ोसियों की परेशानी जरूर बढ़ा देती है। जनता सड़कों पर हो, नेता फरार होने की फिराक में हो, शासन प्रशासन खत्म हो चला हो, नेताओं के घरों में, दफ्तरों पर आगजनी हो रही हो, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो। श्रीलंका के सामने आई तस्वीरों ने हर किसी को परेशान कर दिया। सड़कों पर परेशान जनता जान बचाने के लिए मारे मारे फिरते नजर आ रहे श्रीलंका के नेता के हालात पूरी दुनिया की राजनीति में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। श्रीलंका की तस्वीरों ने हर किसी को डराने का काम किया है। दुनिया के हर देश को ऐसे हालात से बचने के लिए आगाह किया है। कुछ भी हो जाए, हालात इतने ना बिगड़े कि पड़ोसियों के ऐसे हालात ज्यादा डराते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब भी कोई देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंचता है, सबसे पहले महंगाई का अलार्म बजता है। मैं वापस कह रहा हूं, गौर से सुनना। जब भी किसी देश में कंगाली होने के तौर तरीके नजर आते हैं तो महंगाई सबसे ज्यादा होने लगती है। हर चीज के रेट बढ़ने लगते हैं। खाने पीने की हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता के बाहर से पहुंच जाते हैं। देश में ऊर्जा संकट गहराता है। ऐसे ही श्रीलंका में हुआ, ऐसा ही अब पाकिस्तान में हो रहा है और ऐसा ही दूसरे देशों में होने वाला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल जब मार्च अप्रैल के महीने से श्रीलंका के हालात बिगड़ने लगे थे, उस वक्त जरूरत के सामान कितने महंगे हो गए थे। शुरुआती तस्वीरें कितनी ज्यादा डरावनी थी। और पिछले साल मार्च महीने में श्रीलंका में 1 लीटर दूध की कीमत 1980 रुपए में मिल रहा है। सोचिए आप, 1 किलो चावल 500 रुपए खर्च करने पर मिल रहे हैं। पिछले साल मई महीने में श्रीलंका में पेट्रोल 420 रुपए प्रति लीटर था और डीजल की कीमत 400 रुपए। सोचिए आप, श्रीलंका में महंगाई की दर बेकाबू हो गई। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से अप्रैल में मुद्रास्फीति की दर करीब 30% तक पहुंच गई। और वहीं अप्रैल के दौरान यानी 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति 46.6% तक पहुंच गई। मार्च आते आते श्रीलंका पर करीब 7.3 अरब डॉलर यानी 54,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज था। इनमें कुल कर्ज लगभग 68% हिस्सा चीन का था। श्रीलंका पूरी तरीके से ड्रैगन के कब्जे में फंस चुका था। बाकी देशों को भी सबक लेने की जरूरत है।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया ने देखा है कि पहले कोरोना ने श्रीलंका का हाल बिगाड़ दिया। टूरिज्म पर आधारित श्रीलंका की इकोनॉमिक पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। रही सही कसर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी कर दी। श्रीलंका में अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। श्रीलंका के हालात अभी ऐसे ही हैं। एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपए में आज भी मिलता है। श्रीलंका में गैस के सिलेंडर की कीमत 4000 रुपए के पार है। सोचिए आप, यही चुनौतियां पाकिस्तान के सामने है। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है और उसके बाद बाढ़ ने पाकिस्तान का हाल बिगाड़ दिया। राजनीतिक खींचतान ने रही सही कसर पूरी कर दी। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी दिवालिया होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल सितंबर में आईएमएफ पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। आईएमएफ ने कहा था कि श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान में आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे सकते हैं। पाकिस्तान में खाद्य और पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई सामाजिक विरोध और अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आईएमएफ की यह चेतावनी पिछले साल सितंबर में आई थी। महंगाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम जनता सड़कों पर आ सकती है। नए साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान में आटा संकट गहराने लगा। आटे की बोरी को लेकर बवाल के कई सारी तस्वीरें, वीडियो मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाए। आटे की एक बोरी के लिए लोग मरने पर उतारू हो गए। पहली नजर में सबको यही लगा कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका वाला दौर शुरू हो गया। अब वैसे हालात थोड़े संभल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में गेहूं का गंभीर संकट लगातार बना हुआ है। गंभीर गेहूं संकट के साथ पाकिस्तान गंभीर बिजली संकट का भी सामना कर रहा है और पिछले दिनों पाकिस्तान के बड़े शहरों की बत्ती गुल गई। इसके पीछे तकनीकी वजह बताई गई। पाकिस्तान का बिजली सेटअप खस्ता हाल में है। बिजली की कमी के साथ खस्ता हाल सेटअप की समस्या पाकिस्तान पर हावी होती जा रही है। पाकिस्तान को बार बार मेजर पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान बिजली बचाने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपने लोगों पर अलग अलग तरीके से तानाशाही के फैसले भी थोप रही है। शहबाज सरकार के फैसलों से पाकिस्तान की आम जनता परेशान है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन परेशान हैं और पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बिजली बचाने के लिए नया प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक ज्यादा बिजली की खपत करने वाले पंखों का उत्पादन जुलाई से बंद होगा। बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम को लागू कर दिया जाएगा। वेडिंग हॉल्स को रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। सरकारी विभागों में 30% बिजली बचाने का ऑर्डर जारी किया जा चुका है। बाजार 8:30 बजे तक रात को खोलने की मंजूरी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।